सो स्टूडेंट्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने अभी कंप्लीट किया और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बताएगा। अब यहीं पर अगर हम देखें तो यहां कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको दे रखे हैं जिसे आपने क्लियर करना है। जैसे कि मोनोहाइब्रिड कंप्लीट कर चुके हैं, आगे हम डाइहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड आपने स्टार्ट करना है। तो यहां उनसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला हम क्लियर कर लें और ये फॉर्मूला सेल्फिंग के लिए अप्लाई होगा। जैसे रिकॉल करें, मोनोहाइब्रिड में आपसे कहा गया कि जब आप F1 की सेल्फिंग करते हैं, पहले हमने शुद्ध जनक लिए, उनमें क्रॉस कराया, फिर आपको मिला F1 और F1 की सेल्फिंग पे आपको मिलता है F2। तो F2 में कितने फिनोटाइप बने? तो याद रखिए 2, टॉल एंड डॉर्फ 3:1। जीन प्रारूप कितने बने? तो याद है आपको 3, 1:2:1। और जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कुल कितने थे? 4, चेकरबोर्ड में आपने देखा और उनका फॉर्मूला भी हमने नोट किया था वहां, याद हो तो। फिनोटाइप लक्षण प्रारूप के प्रकार के लिए 2n, जीन प्रारूप के प्रकार के लिए 3n और जाइगोटिक कॉम्बिनेशन के लिए आपने कहा था 4n। और n कौन था? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस विषम युग्मनजों की संख्या। तो उसी को फॉर्मूला को आप दोबारा यहां एक बार देख रहे हैं ताकि इसे आप मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा किसी भी क्रॉसेस के सेल्फिंग में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? एक बार देखें, यहां आपके सामने एक टेबल, इसमें फर्स्ट फॉर्मूला हम नोट करेंगे। मोनो, डाई, ट्राई के लिए कॉलम आपने बना रखे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से आप बता सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, या ए से आपने यहां बताया। डाइहाइब्रिड 2 जीन होंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, डाइहाइब्रिड। और ट्राइहाइब्रिड में अगर आप देखें तो आपको 3 मिलेंगे, ए, बी और सी, तीनों हाइब्रिड ट्राइहाइब्रिड। तो सेल्फिंग यानी जब सेम जीनोटाइप उसी जीनोटाइप से क्रॉस कर रहा है या सेल्फिंग कर रहा है, तब आप इस तरह के फॉर्मूला को यूज में लेंगे। जैसे पहला, फिनोटाइप के प्रकार कि मोनोहाइब्रिड में कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप बन सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा 2n, जो आपने पहले भी डिस्कस किया था। और n कौन? विषम युग्मजी जोड़ों की संख्या, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। तो हम सभी जानते हैं एक संकर में कितने हेटेरोजाइगस होंगे? एक ही हेटेरोजाइगस है, 2n। तो कुल लक्षण प्रारूप बनेंगे 2, और वो 2 कौन से थे? टॉल एंड ड्वार्फ 3:1 रेशियो हमें मिला था। अगर इसी तरह से डाइहाइब्रिड की बात करें तो यहां 2 हेटेरोजाइगस है, विषम युग्मजी संख्या 2 होगी, तो 2 टोटल 4 आपको लक्षण प्रारूप मिलेंगे। जो हम डाइहाइब्रिड में आगे पढ़ेंगे तो आपको 4 फिनोटाइप दिखेंगे। ट्राइहाइब्रिड की बात की जाए तो यहां n की वैल्यू होगी 2 तो कुल 8 प्रकार के लक्षण प्रारूप बनते हुए मिलेंगे। इसी तरह से टेट्रा पेंटाहाइब्रिड जहां तक आप जाएं, आप फिनोटाइप के लिए यह फॉर्मूला उपयोग में ले सकते हैं 2n। इसी तरह से अगर जीन प्रारूप की बात की जाए, जीनोटाइप के प्रकार कि जीन प्रारूप कितने प्रकार के मिलेंगे, इसके लिए फॉर्मूला आपको लेना है 3n। n वही होगा नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। मोनोहाइब्रिड में n की वैल्यू अगर आप देखें 3:1, ये आपको मिलना है यहाँ पे कुल 3, और 3 मिले थे, याद करिए 1:2:1। ये 3 प्रकार के जीन प्रारूप बने थे, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, 3 प्रकार के जीन प्रारूप। डाइहाइब्रिड में n की वैल्यू 2 होगी, यानी कि कुल 9 प्रकार के जीन प्रारूप बनेंगे जो डाइहाइब्रिड क्रॉस में आप देखेंगे। और ट्राइहाइब्रिड में n की वैल्यू 3 है, तो कुल 27 टाइप ऑफ जीनोटाइप आपको मिलेंगे। इसी तरह से अब देखिए फिनोटाइप के प्रकार का फॉर्मूला 2n, जीनोटाइप के लिए 3n। अब बनता है जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, जाइगोट जो चेकर बोर्ड में हमने बनाए थे। तो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन के लिए अगर फॉर्मूला देखें तो ये 4n होगा। n वही नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, जैसा कि मोनोहाइब्रिड में n की वैल्यू 1, तो कुल 4 प्रकार के जाइगोटिक संयोजन बनेंगे। छोटा सा एक चेकर बोर्ड, 4 बॉक्स हमें मिले थे। डाइहाइब्रिड में n की वैल्यू 2 है, तो यहां पर अगर आप देखें 16 कॉम्बिनेशन का एक चेकर बोर्ड आपको मिलता है। और ट्राइहाइब्रिड के केस में n की वैल्यू 3 होगी, तो टोटल 64 काफी लार्ज साइज का चेकर बोर्ड बनता हुआ आपको मिलना है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है
जो सेल्फिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, फिनोटाइप के लिए 2 टू द पावर n, जीनोटाइप के प्रकार के लिए 3 टू द पावर n और जाइगोटिक कॉम्बिनेशन के लिए 4 टू द पावर n। और इन सभी केसेस में n होगा नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। ओके, क्लियर। अब यदि आप देखें तो आपके सामने नेक्स्ट क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम कंप्लीट कर चुके हैं मेंडल का। आप सभी जानते हैं मेंडल ने पी में 7 कैरेक्टर 7 लक्षण लिए थे और सभी लक्षणों को लेते हुए एक एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया। अब यही मेंडल का दूसरा क्रॉस हम अध्ययन करेंगे, वो है डायहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। नाम से ही मीनिंग क्लियर कर रहा है, डाय दो। यहां मेंडल ने एक बार में 2 लक्षणों का अध्ययन किया और जब भी आप एक बार में 2 लक्षणों की वंशागति को लेकर अध्ययन कर रहे हैं तो उसी क्रॉस को आपने कहना है डायहाइब्रिड क्रॉस। तो अगर डेफिनेशन आप देखते हैं यहां पर, तो वह क्रॉस जिसमें एक समय पर 2 लक्षण या 4 विपर्यासी विशेषकों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। 4 कौन हुए? ट्रेट। आप सभी जानते हैं एक लक्षण के 2 विभिन्न स्वरूप हैं जिसे हम कहते हैं ट्रेट। जैसे आपने लिया हाइट तो टॉल और ड्वार्फ। तो यहां पर आप बता रहे हैं 2 लक्षण और हर लक्षण के 2-2 ट्रेट यानी कि 4। तो एक बार में अगर आप 2 लक्षणों का अध्ययन करें तो उसे आप कहेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। अब यहीं पर अगर आप देखें तो मेंडल ने जो 2 लक्षणों को लेकर अध्ययन किया, तो क्यों, क्या कारण, वो आपने यहां पर बता रखा है कि आपने बताना है मेंडल ने 2 लक्षणों की वंशागति के समय उनके बीच होने वाली अंतर क्रिया का अध्ययन करने के लिए डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया। देखिए, मोनोहाइब्रिड जब उन्होंने किया तो वहां आपने रिजल्ट्स बताए। पहला कारक मेंडल ने बता दिया, लक्षणों का निर्धारण कारक करेगा जो जोड़े में पाए जाते हैं। फिर वहां कहा गया कि इन कारकों में से एक कारक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी, जिसे हमने प्रभाविता कहा। और तीसरा रिजल्ट आपने बताया कि इन कारकों में कभी सम्मिश्रण, ब्लेंडिंग नहीं होगी, यानी ये पृथक हो जाएंगे, जिसे आपने कहा पृथक्करण। तो मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड से 3 रिजल्ट्स दे दिए, कारक, प्रभाविता और पृथक्करण। अब सवाल ये कि आप डायहाइब्रिड क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, तो वही आपने अंडरलाइन किया है कि मेंडल को ये चेक करना है कि अगर हम 2 अलग अलग लक्षणों को लेकर अध्ययन करें तो उनके कारक अलग अलग हैं, तो इन दोनों लक्षणों के मध्य आपस में कोई अंतर क्रिया, कोई इंटरेक्शन है या नहीं। इसी अध्ययन के लिए, इसे समझने के लिए उन्होंने यहां पर डायहाइब्रिड क्रॉस कराया। मेंडल ने कह दिया एक लक्षण, उसका नियंत्रण करेगा कारक जो जोड़े में, और इन कारकों में एक प्रभावी और एक अप्रभावी। अब मेंडल को देखना है, अगर मैं 2 लक्षण लेता हूं तो उन दोनों लक्षणों में या उन दोनों लक्षणों के कारकों में कोई अंतर क्रिया है या नहीं। इसे समझने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया डायहाइब्रिड क्रॉस। और यहां जो डायहाइब्रिड क्रॉस आप देखेंगे तो ये जरूर ध्यान रखें कि मेंडल ने सभी 7 लक्षणों को लेते हुए कोई डायहाइब्रिड नहीं किया, यानी कॉम्बिनेशन अलग अलग 21 कॉम्बिनेशन जो बनते हैं वो इन्होंने नहीं बनाए थे। जैसा हम कह रहे हैं मेंडल ने मटर में 7 लक्षण लिए, 7 में एक एक लक्षण लेते हुए 7 मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए। उन्होंने हाइट को लेकर एक अलग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, सीड शेप का एक अलग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, पुष्प का रंग लेकर अलग मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, यानी 7 मोनोहाइब्रिड किए। लेकिन जब डायहाइब्रिड 2 लक्षणों का आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो अगर सभी 7 के आप 2-2 लक्षणों का कॉम्बिनेशन बनाए तो कुल बनते हैं 21। तो उन्होंने डायहाइब्रिड इतने सारे नहीं किए, उन्होंने एक ही डायहाइब्रिड किया। और वहां पर अगर आप देखें तो उन्होंने कौन से 2 लक्षण लिए, एक तो बीज का आकार और दूसरा बीज का रंग। तो मेंडल ने जो डायहाइब्रिड किया उसी डायहाइब्रिड को आप यहां पर डिस्कस कर रहे हैं जो आपके सिलेबस एनसीईआरटी में मेंशन है। तो आपको याद रखना है कि मेंडल ने मटर में जब डायहाइब्रिड किया तो उन्होंने कौन से 2 लक्षणों के मध्य डायहाइब्रिड क्रॉस कराया, तो वो लक्षण ये है, बीज का आकार, सीड शेप, और एक सीड कलर, बीज का रंग। अब इनके कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म देखें। बीज का आकार सभी जानते हैं, 2 आपको बताएगा, एक राउंड और एक रिंकल्ड, यानी कि एक तो होगा गोल और एक झुर्रीदार। इसमें जो राउंड है गोल
वो डोमिनेंट है, प्रभावी है, इसलिए इसे आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो झुर्रीदार रिंकल वो रिसेसिव अप्रभावी है, इसे हम स्मॉल आर से बताएंगे। क्लियर? तो ये एक लक्षण, इसके दो विपर्यासी आपको मिले। अब इसी तरह से बीज का रंग में आए, सीड कलर में भी दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म मिलेंगे। येलो डोमिनेंट है, पीला कैपिटल वाई से आप कहेंगे, और हरा रिसेसिव है, इसे आपने स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करना है। तो याद रखें, मेंडल ने यही दो लक्षण लिए थे अपने अध्ययन के लिए। और देखिए यहां लिखा है दो लक्षण या चार विपर्यासी विशेषक। ये चार, ये 1 2 3 4, क्योंकि हर लक्षण के दो स्वरूप हैं, जिसे आप कहते हैं ट्रेट। परिभाषा में हमने पढ़ा था कि लक्षणों के विभिन्न स्वरूप क्या कहलाएंगे, यहां पर ट्रेट आपने कहना है। तो दो कलर, दो कैरेक्टर, एक तो है सीड कलर बीज का रंग, और एक सीड शेप बीज की आकृति। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यही अगर आप डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करें तो क्रॉस का पैटर्न आप सभी जानते हैं। सबसे पहले हमें लेने शुद्ध जनक, जो भी पेरेंट आप लें वो प्योर आपको लेने यहां पर। और जो पेरेंट प्योर हम ले रहे हैं वो किसके द्वारा बनाए गए, निरंतर स्वपरागण से, पहले भी कई बार कहा गया है। अब यहां पर दो कैरेक्टर लेते हुए पेरेंट लीजिए, एक तो गोल पीला, यानी जो आपने लिया सीड बीज वो गोल है, कलर आप देख सकते हैं येलो आपको मिलेगा, दो लक्षण। दूसरा जो पेरेंट हमने लिया वो रिंकल्ड यानी झुर्रीदार बीज है, और कलर अगर आप देखें हरा आपको मिल रहा है। तो ये राउंड येलो और ये रिंकल्ड ग्रीन, इनके मध्य आपको क्रॉस करना है। जीन प्रारूप लिखें तो समयुग्मजी है, और समयुग्मजी में आप जानते हैं कि एलीन हमेशा सेम होंगे। राउंड आप आर से बता रहे थे, कैपिटल आर कैपिटल आर। येलो आप कहेंगे कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसी तरह से झुर्रीदार जो रिंकल है वो आपने कहना है स्मॉल आर स्मॉल आर, और ग्रीन ये भी रिसेसिव है तो स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से, रिसेसिव को स्मॉल लेटर से आपने नोट किया। तो यहां कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये समयुग्मजी प्रभावी, इसका क्रॉस होगा समयुग्मजी अप्रभावी से, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो क्रॉस करने के लिए हम युग्मक निर्माण करेंगे, और उन्हीं युग्मकों में फिर आप कहेंगे फ्यूजन। तो अगर युग्मक बनाए तो यहां से आप ही रिकॉल करें कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। एक बनेगा, क्योंकि ये समयुग्मजी है। युग्मक निर्माण का फॉर्मूला था 2 to the power n, और n था नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। यहां कितने हेट्रोजाइगस, 0, यहां सब होमोजाइगस है, तो n की वैल्यू 0 मीन्स कि यहां कितने प्रकार का युग्मक बनेगा, एक। इसी तरह से यहां पर भी एक ही प्रकार का युग्मक, क्योंकि ये भी होमोजाइगस है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। n की वैल्यू 0 है, 2 to the power 0, और यहां आपको मिलना है 1। तो यहां एक युग्मक कौन सा बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहां स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये युग्मक आपको यहां मिलेंगे। अब इन युग्मकों को आप फ्यूज कर दें, तो फ्यूजन से आपको मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही आपको मिलना है। काफी सिंपल, वही मेंडल के क्रॉस ही हम देख रहे हैं। प्योर जनक लिए हमने, प्योर पेरेंट्स स्वपरागण के द्वारा बनाए गए, और अब उनमें युग्मक बने, युग्मकों को आपने फ्यूज किया। अब जो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आपको मिला, इसका लक्षण कैसा मिलेगा आपको, गोल व पीला। कैपिटल आर है राउंड डोमिनेंट, कैपिटल वाई येलो डोमिनेंट, और F1 पीढ़ी प्रभाविता को ही दर्शाता है। जो लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होते हैं उसे हमने कहा था प्रभावी। ये F1 है, तो यहां अगर आप देखें ये वाला एक जनक का लक्षण अभिव्यक्त हुआ है, कौन सा, गोल व पीला, यानी ये प्रभावी और ये अप्रभावी F1 पीढ़ी में आपने कंफर्म किया। अब आपको चाहिए F2, तो F2 के लिए हम क्या करेंगे, स्वपरागण सेल्फिंग। जो F1 है मीन्स की ये, इसी में अब आपको करना है स्वपरागण। क्लियर? और स्वपरागण को हम इस तरह से लिखते हैं F1। इनका अगर आप स्वपरागण करें तो इनमें भी आपको युग्मक बनाने होंगे, ये F1 स्वपरागण। अब यहां कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं,
फॉर्मूला रिकॉल करिए, 2 टू द पावर n। n था नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, गैमेट फॉर्मेशन अच्छे से याद रखें। हेट्रोजाइगस, यहां कितने विषम युग्मजीव? 2। R और Y दोनों विषम युग्मजीव है, यानी कि 2 टू द पावर 2 तो 4। तो इससे 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे और यहां भी 4 बनेंगे। 4 कौन कौन से? उसके लिए आप फोक लाइन मेथड आपको एक्सप्लेन किया गया था, वो फोक लाइन मेथड आप काम में ले सकते हैं। तो 4 युग्मक बनेंगे। पहला कैपिटल R कैपिटल Y, फिर कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। 4 प्रकार के युग्मक। इनसे भी सेम यही 4 प्रकार के युग्मक बनते हुए आपको दिखाई देंगे। अब इन्हें आपने चेकर बोर्ड में अरेंज किया है। चेकर बोर्ड किस तरह से बनाया जाता है जानते हैं। ये 4 युग्मक आपने हॉरिजॉन्टल, 4 वर्टिकली लिखे, बॉक्स बनाए। तो इस 16 बॉक्सेस का एक चेकर बोर्ड आपको दिख रहा है। अब इन सभी बॉक्स में जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आपको लिखने हैं, यानी कि इन युग्मकों का संयोजन करना है। आप ही प्रैक्टिस करें कि किस तरह से लिखा जाता है। सब जानते हैं, पहले ये कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y, ये ऐसे आएगा। दूसरा कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। तीसरा यहां कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y। फोर्थ, इसी तरह से हर बॉक्स को आपने फिल करते जाना है। तो ये 16 बॉक्स आप जो देख रहे हैं, ये फिल होता हुआ आपको मिलेगा यहां पर। क्लियर? अब इन्हीं बॉक्सेस के फिनोटाइप आपको लिखने, यानी कि लक्षण प्रारूप, इन जीन प्रारूप को देखते हुए। जैसे कि यहां देखिए कैपिटल R तो ये क्या हुआ? राउंड। और कैपिटल Y येलो। तो यहां जो बीज आपको मिलेगा वो कैसा होगा? गोल और पीला। ये देखिए गोल व पीला आपको मिल रहा है पहले में। दूसरे में आप ही सोचें कि यहां क्या मिलेगा। कैपिटल R राउंड है और कैपिटल Y स्मॉल y ये येलो, हेट्रोजाइगस येलो। तो येलो अपनी अभिव्यक्ति करेगा, तो यहां भी आपको मिलेंगे राउंड एंड येलो। यहां पर भी R डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस है। डोमिनेंट, प्रभावी, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो यहां भी आपको मिलने राउंड एंड येलो। तो जहां पर भी कैपिटल R है कंफर्म है वो राउंड होगा, और जहां कैपिटल Y है कंफर्म है वो येलो होंगे। राउंड एंड येलो डोमिनेंट। क्लियर? तो पहली लाइन में सारे राउंड एंड येलो, ये हो चुका है राउंड एंड येलो। यहां ये कैपिटल R राउंड, लेकिन स्मॉल y तो येलो होगा? नो, स्मॉल y हमने क्या बताया था? रिसेसिव यानी कि ग्रीन। तो ये देखिए राउंड तो है, गोल के साथ हरा आपको मिलेगा। यहां भी आपको यही राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि जहां स्मॉल y वो ग्रीन होगा, जहां कैपिटल Y है वो येलो आपको मिलना है। अब इधर आइए, स्मॉल r ये अप्रभावी है। स्मॉल r रिंकल्ड, झुर्रीदार आपको मिलेगा। और कलर कैसा होगा इस झुर्रीदार का? येलो, क्योंकि कैपिटल Y आप देख रहे हैं। इसी तरह से यहां आपको मिल रहे रिंकल एंड येलो। रह गया लास्ट स्मॉल r स्मॉल y सभी रिसेसिव दोनों के लिए। तो यहां ये झुर्रीदार और हरा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये F2 जनरेशन में अगर आप देखें तो पूरे 16 बॉक्स का चेकर बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर यहीं पर दोबारा इसी चेकर बोर्ड को हम देखें, क्योंकि यहां अब आपको पता करना है रेशियो। मोनोहाइब्रिड में जैसे हमने अनुपात पता किए, वैसे ही यहां भी आपको रेशियो मालूम करना है कि डायहाइब्रिड के F2 पीढ़ी से क्या रेशियो मिलेगा फिनोटिपिक, और क्या यहां मिलना है आपको जीनोटिपिक। रेशियो हमें देखना है। मोनोहाइब्रिड में केवल 4 बॉक्स का ही चेकर बोर्ड था, छोटा सा, तो आपने आसानी से बता दिया। 3 आपको मिले थे टॉल, 1 था ड्वार्फ, और जीनोटिपिक भी 1:2:1। यहां ये 16 बॉक्सेस हैं, इनके लक्षण प्रारूप को देखते हुए फिनोटिपिक रेशियो आपको यहां कहना है। जैसे आप आइए, सबसे पहला बॉक्स, पहले बॉक्स में जो बीज हमें देख रहे हैं इसका लक्षण प्रारूप कैसा है आप देख सकते हैं। ये गोल व पीला, गोल और पीला आपको मिल रहा है, यही हमें दिखा। अब इस गोल और पीले की काउंटिंग अगर हम करें तो कुल कितने मिलेंगे? 9,
ये आप देखिए 9 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 आपको कैसे मिल गए यहाँ पे, गोल व पीले। अब देखिए पहला बॉक्स हम कवर कर चुके हैं, दूसरे में आइए कौन है। यहां पे अगर हम देखें राउंड और ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, यानी गोल व हरा। अब गोल व हरा को काउंट करें, कितने सीट गोल व हरे हैं, ये देखिए 1 2 3 गोल और हरे, ये आपको यहां पर दिखाई देंगे 3। अब दूसरा बॉक्स रॉ भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरे में आइए, ये कंप्लीट ये है। ये आप देख सकते हैं कैसा है, झुर्रीदार व पीला, यानी तीसरा हमने लिखा झुर्रीदार व पीला। झुर्रीदार और पीले कितने हैं, ये 1 2 3, ये 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, झुर्रीदार और पीले। तीसरी लाइन भी कंप्लीट। अब यहां कौन बचा, केवल एक, कौन सा, झुर्रीदार व हरा, ये मात्र एक आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से फिनोटिपिक रेशियो की बात करें हम, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या बनेगा, 9:3:3:1। क्लियर। और इसी रेशियो में अगर हम देखें तो यहां गोल व पीला ये पैरेंटल है, झुर्रीदार और हरा ये भी पैरेंटल पैतृक। याद करिए पैरेंटल हमने जब डायहाइब्रिड क्रॉस की स्टार्टिंग करी तो जनक पैतृक क्या लिए थे, एक आपने लिया था यही गोल व पीला राउंड येलो, और इसका क्रॉस संकरण कराया था किससे, रिंकल्ड एंड ग्रीन, झुर्रीदार और हरे से। तो ये तो पैरेंटल मिले, लेकिन ये जो दो आप देख रहे हैं ये नए कॉम्बिनेशन आ गए, गोल हरा और झुर्रीदार पीला। ऐसा कोई नया कॉम्बिनेशन हमने नहीं लिया था, न ही F1 में हमें मिला। देखिए डायहाइब्रिड में 4 फिनोटाइप बने, मोनोहाइब्रिड में 2 ही फिनोटाइप बने थे, टॉल और ड्वार्फ, और दोनों पैरेंटल पैतृक थे। हमने एक टॉल पैरेंट लिया था और एक ड्वार्फ। F1 में कोई एक आया प्रभाविता, F2 में दोनों पैरेंटल वापस हमें दिख गए, टॉल एंड ड्वार्फ। डायहाइब्रिड का एक बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट, यहां हमने जो पैरेंटल लिए राउंड येलो रिंकल ग्रीन, F1 में कोई एक पैरेंट आया राउंड येलो, डोमिनेंसी आई, लेकिन यहां F2 में पैरेंटल के साथ साथ नया लक्षण प्रारूप भी देखने को मिलता है। यह हमें अच्छे से याद रखना है, आगे फिर आएगा। मोनोहाइब्रिड के F2 में कोई नया लक्षण प्रारूप नहीं था, दोनों पैतृक थे, लंबे व बौने। लेकिन डायहाइब्रिड के F2 में आपको 4 लक्षण प्रारूप मिले, 2 पैरेंटल और 2 नए 6 मिल रहे हैं, 3 और 3, और ये पैरेंटल आपको यहां पर मिले। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखें। अब इसी तरह से आप आइए जीनोटिपिक रेशियो की बात करें। यहां जीन प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप हमने कहा 9:3:3:1, 9:3:3:1। अब जीनोटिपिक रेशियो, मोनोहाइब्रिड में जीनोटिपिक रेशियो केवल सिंपल था 1:2:1। यहां जीनोटिपिक रेशियो जीन प्रारूप की बात करें तो कुल 9 मिलेंगे। फॉर्मूला बताया गया था, जीन प्रारूप का फॉर्मूला था 3n, n विषम युग्मजों की संख्या 3 तो कुल 9 प्रकार के जीन प्रारूप यहां बनते हैं। किस तरह से देखते हैं, ये चेकर बोर्ड, इसे ही आपने अभी ड्रॉ किया था कुछ समय पहले, और यहां सबके जीन प्रारूप लिखे हर बॉक्स का जो F2 में आपको मिला था। लक्षण प्रारूप में हमने बीज की आकृति देखी, जीन प्रारूप में ये जीनोटाइप लिखे। जैसे आइए सबसे पहला जीनोटाइप, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y, ये हमने लिखा यहां पर। ये कितने बने, 1। ये देखिए ये इस तरह से ये बॉक्स कट किया हमने, ये बना 1। अब इसी तरह से आपने लिया दूसरा, यहां कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, ये रहा यहां कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y। अब अगर इससे आप काउंट करते हैं तो ये कितने मिलेंगे, 1 और 1 2, तो ये हमने लिखा 2। क्लियर। इसी तरह से कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ये रहा कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ये काउंट करिए, ये भी कितने बने, 2, तो ये हमने लिखे। इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आइए कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये कितने, 1 2 3 4, ये 4 बने, ये 4 हमने लिखे। क्लियर, पहली लाइन कंप्लीट। अब दूसरे में यहां ये कैपिटल R स्मॉल y, ये आपने लिखा कैपिटल R स्मॉल y, ये एक ही आपको दिखेगा यहां, तो ये एक हमने लिखा। तो इस तरह से पूरे को आपने नोट करते हुए चलना है।
अब जैसे यहां आ गए कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये काउंट करिए 1 1 2, ये 2 है, ये 2 हमने लिखे। तो पूरे को अगर इस तरह से नोट करते हुए चलते हैं तो ये जीनोटाइपिक रेशियो आपके सामने बनेगा 1:2:2:1:1:2:1:1, यानी कुल 9 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रकार के जीन प्रारूप आपको यहां दिखाई देते हैं। जबकि याद करिए मोनोहाइब्रिड में जीन प्रारूप अनुपात क्या था, 1:2:1, मात्र 3, यहां 9 बने, रेशियो आपको ये बता रखा है। क्लियर? तो फिनोटाइप की बात करें 4 बने थे, 9:3:3:1, और जीन प्रारूप के प्रकार की बात करें तो 9 आपको यहां पर बनते हुए दिखाई दिए। जैसे फिनोटाइपिक रेशियो, लक्षण प्रारूप अनुपात 9:3:3:1 अभी हमने कहा, और इसी तरह से जीनोटाइपिक रेशियो अगर हम देखें तो 9 प्रकार के बन रहे हैं, 1 2 2 4 1 2 1 2 1, ये बनेगा यहां पर। फिर फिनोटाइप के प्रकार, कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप बने, फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, 2 to the power n, n नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस है यहां पर, तो 2 हेट्रोजाइगस से 4 लक्षण प्रारूप बने, ये 4 ही बने थे। फिर इसी तरह से जीनोटाइप के प्रकार देखें तो फॉर्मूला है 3 to the power n, n वही नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस होगा, तो 9 प्रकार के जीनोटाइप बनते हुए दिख रहे हैं। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, और इसका फॉर्मूला है 4 to the power n, n नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस 2 है तो 16 कॉम्बिनेशन बनते हुए आपको यहां पर दिखाई दे रहे। तो इससे मोनोहाइब्रिड से भी कंपेयर करें कि मोनोहाइब्रिड की अगर हम बात करें, मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप अनुपात क्या था, 3:1, डायहाइब्रिड का फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1। नेक्स्ट जीनोटाइपिक अनुपात मोनोहाइब्रिड का 1:2:1, 3 ही थे, यहां 9 है, 1:2:2:4:1:2:1:2:1। मोनोहाइब्रिड में फिनोटाइप के प्रकार कितने थे, 2, एक टॉल और एक ड्वार्फ। जीनोटाइप के प्रकार वहां कितने थे, 3, यहां 9। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन वहां कितने थे, मात्र 4, छोटा सा चेकरबोर्ड, और यहां ये 16 कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, डायहाइब्रिड क्रॉस अभी आपने देखा, उनके रेशियोज, अनुपात हमने बताए, लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप अनुपात, 4 लक्षण प्रारूप बने, 2 जन्मकीय थे और 2 नए। अब यहीं पर स्वतंत्र अपयूहन का आपको देखना है रिजल्ट। जैसा कि मोनोहाइब्रिड से मेंडल ने 3 रिजल्ट दिए, पहला था कारक, दूसरा प्रभाविता और तीसरा स्वतंत्र अपयूहन। तो अगर डायहाइब्रिड की बात करें तो डायहाइब्रिड से एक ही रिजल्ट आया और वो था स्वतंत्र अपयूहन, यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चौथा हमने निष्कर्ष में 4th लिखा है क्योंकि 3 मोनोहाइब्रिड से पहले ही आ चुके हैं, कारक, प्रभाविता, स्वतंत्र अपयूहन, और 4th नंबर का रिजल्ट है यहां पे स्वतंत्र अपयूहन। वहां 3 हमने बताए थे, कारक, दूसरा प्रभाविता, तीसरा पृथक्करण यानी कि सेग्रीगेशन, और चौथा स्वतंत्र अपयूहन जो डायहाइब्रिड से आया। तो अगर दोनों क्रॉस को हम देखें तो मोनोहाइब्रिड से 3 रिजल्ट आए, डायहाइब्रिड से 1 रिजल्ट आया। डायहाइब्रिड के रिजल्ट का नाम है स्वतंत्र अपयूहन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मोनोहाइब्रिड के 3 रिजल्ट आए, पहला कारक, दूसरा आपने बताया प्रभाविता यानी कि डोमिनेंसी, और तीसरा था सेग्रीगेशन मीन्स की पृथक्करण। अब वो 3 आप कर चुके हैं। अब चौथा रिजल्ट या कहें डायहाइब्रिड का 1 रिजल्ट, स्वतंत्र अपयूहन। इसमें आपने क्या कहा, स्वतंत्र अपयूहन का जो रिजल्ट है ऑब्वियसली F2PD पे ही आधारित है। यहां पर F2PD में स्वतंत्र अपयूहन में आप क्या कह रहे हैं कि याद करिए आपने डायहाइब्रिड क्रॉस क्यों कराया था। मैंने आपको लिखवाया भी था और आपको समझाया भी था कि मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस क्यों कराया। उन्हें ये चेक करना था कि अगर हम 2 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो उन दोनों लक्षणों के मध्य कोई अंतरक्रिया, कोई इंटरेक्शन है या नहीं, यही सोचकर उन्होंने डायहाइब्रिड किया। और जब F2 के रिजल्ट आए, जो भी उन्हें मिला, उसके बिहाफ पे उन्होंने कहा कि 2 लक्षणों के मध्य किसी प्रकार की कोई अंतरक्रिया नहीं है, दोनों ही लक्षण एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र है
और इसे ही आपने कहा स्वतंत्र अपयूहन। परिभाषा अगर आप देखें यहां पर, जब दो या दो से अधिक लक्षण एक साथ वंशागति करते हैं तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण से स्वतंत्र होती है तथा प्रत्येक लक्षण की वंशागति मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार ही होती है। याद रखिए, डायहाइब्रिड में हमने कहा था, डायहाइब्रिड क्यों कराया, उन्हें दोनों लक्षणों के मध्य अंतर क्रिया है या नहीं इनका अध्ययन करना था। जो रिजल्ट आए उससे ये कंफर्म हो गया कि जो दो लक्षण थे, सीड कलर और सीड शेप, दोनों ही लक्षण एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र थे और हर लक्षण एक तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह, एक संकरण की तरह ही व्यवहार करता हुआ आपको दिख रहा था। वो भी अभी आपको आगे कहा जाएगा किस तरह से आपको क्लियर होगा। तो पहली बात तो ये, डायहाइब्रिड से एक रिजल्ट आया, स्वतंत्र अपयूहन। दूसरा, स्वतंत्र अपयूहन क्या कह रहा है, नाम में ही आंसर छुपा है कि दो लक्षण को जब हम अध्ययन करते हैं तो दोनों लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र है। ये अलग, ये अलग, सीड कलर और सीड शेप दोनों स्वतंत्र, यानी दोनों अपनी तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुए। तो दोनों ही लक्षण एक तरह से एक एक संकरण की तरह ही व्यवहार करते हुए आपको यहां दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अगर देखें हम, यही स्वतंत्र अपयूहन को बता दिया गया नियम। तो नियम की बात करें तो एक था प्रभाविता का नियम, एक था पृथक्करण का नियम, और डायहाइब्रिड से एक नियम आ गया स्वतंत्र अपयूहन का नियम। जो मेंडल का रिजल्ट था स्वतंत्र अपयूहन, इसे आगे चल के बताया गया नियम स्वतंत्र अपयूहन का नियम। डायहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम देखें तो दो लक्षण हमने लिए थे, एक बीज का आकार और एक बीज का रंग, सीड कलर और सीड शेप। आकार में आपने कहा था राउंड और रिंकल्ड, और यहां आपने कहा था येलो एंड ग्रीन, ये डोमिनेंट रिसेसिव। यानी आप देखिए, स्वतंत्र अपयूहन में हम कहना चाह रहे हैं कि ये और ये दोनों लक्षण एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र आपको मिल रहे हैं। चाहे हम बीज के आकार की बात करें या बीज के रंग की, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। यानी ये एक तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह वर्क करते हुए आपको दिखाई देंगे। लिखा भी था हमने कि जो डायहाइब्रिड है उसमें दोनों लक्षण एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र है, और एक लक्षण अगर हम देखें एक बार में तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह कार्य कर रहा है। किस तरह से आप समझे यहां पे, जैसे अगर हम बीज का आकार लेते हैं राउंड और रिंकल्ड, तो यहां ये बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसमें जब हम सेल्फिंग करते हैं तो हमें इस तरह का चेकर बोर्ड बनता है, कैपिटल आर स्मॉल आर। और इन पूरे को अगर हम फिल करेंगे तो तीन तो आएंगे राउंड और एक आएगा रिंकल्ड। यानी कि यहां पर रेशियो आपको मिलेगा 3:1। और इसी तरह से बीज के रंग की बात करें तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इधर भी वही कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अगर यहां भी फिल करें तो इस तरह का चेकर बोर्ड आपको मिलता है। तो तीन तो क्या आ गए, येलो, और एक क्या आएगा, ग्रीन, 3:1। यानी ये देखिए, बीज का आकार एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह कार्य कर रहा है और 3:1 मिला, यहां भी 3:1। तो अगर आप 3:1 को 3:1 से मल्टीप्लाई करें तो रेशियो क्या आएगा, वही 9:3:3:1 आ गया डायहाइब्रिड। हमने डायहाइब्रिड रेशियो यही कहा है, 9:3:3:1। तो डायहाइब्रिड में हम यही कह रहे हैं कि जो दो लक्षण हमने लिए, दोनों लक्षण बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र है, कोई भी लक्षण किसी और लक्षण को प्रभावित नहीं करेगा, और दोनों लक्षण एक तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही व्यवहार करते हुए आपको मिलते हैं। आप देख सकते हैं एक बार में अगर हम एक लक्षण लें तो मोनोहाइब्रिड का रेशियो आया 3:1, यहां भी एक ही लक्षण लिया तो वही मोनोहाइब्रिड का रेशियो आया 3:1, और मोनोहाइब्रिड इंटू मोनोहाइब्रिड अगर हम करें तो आपको मिल जाता है डायहाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड 3:1 इंटू मोनोहाइब्रिड 3:1 अगर आप करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे डायहाइब्रिड बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये आपने बताया स्वतंत्र अपयूहन, जिसमें दोनों लक्षण एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र आपको दिखाई देंगे, एक लक्षण किसी दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। यहां पर नेक्स्ट अगर आप देखें यहीं पर जो डेफिनेशन की बात कि स्वतंत्र अपयूहन ये लागू कब होता हुआ आपको मिलेगा, वो भी लिखा है
स्वतंत्र अपव्यवन का नियम तभी लागू होगा जब दोनों लक्षणों के जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर आपको मिलेंगे। ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। मेंडल ने ये बात नहीं कही क्योंकि गुणसूत्रों की बात की जा रही है, उस समय क्रोमोसोम वगैरह डिस्कवर्ड नहीं थे। ये बाद की एनालिसिस है। मेंडल के अकॉर्डिंग ध्यान रखें, डायहाइब्रिड से एक रिजल्ट आया, स्वतंत्र अपव्यवन, जिसे हमने नियम बनाया स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। और स्वतंत्र अपव्यवन क्या कहता है? वो ये कह रहा है कि एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है, यानी दोनों लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र है। बस यहीं तक। अब आगे फिर हमने क्या कहा कि स्वतंत्र अपव्यवन लागू कब होगा? ये केवल तभी एप्लीकेबल है जब दोनों लक्षणों के जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दोनों लक्षणों के जीन एक ही गुणसूत्र पर आ गए तो वहां तो आपको क्या देखने को मिलता है? लिंकेज मीन्स की सहलग्नता। याद करिए, जैसे अगर सिंपल हम क्रोमोसोम लेते हैं यहां पर कि ये आपने लिया क्रोमोसोम, ये आपने बना रखा है। अब सीड कलर यानी कि येलो ग्रीन का आपने एली लिखा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और सीड शेप राउंड रिंकल के लिए आपने ये एली बता दिए। अब देखिए आर जीन और वाई जीन, अगर ये दोनों ही जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित है तो स्वतंत्र अपव्यवन नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि जब भी युग्मक बनेंगे, ये क्रोमोसोम एक सेल में आ गया कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई, और एक आपको मिलेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये दो प्रकार के युग्मक बने। तो ये दो प्रकार के युग्मक कब बन रहे? जब दोनों ही जीन आर और वाई, सीड कलर और सीड शेप का जीन, दोनों ही जीन अगर एक ही क्रोमोसोम पर होंगे तो आपको मिलता है सहलग्नता। तो ये हमेशा साथ रहेंगे, राउंड के साथ येलो और रिंकल के साथ ग्रीन, दो प्रकार के युग्मक। तो ये सहलग्नता अपवाद हो जाएगा स्वतंत्र अपव्यवन का, क्योंकि स्वतंत्र अपव्यवन क्या कह रहा है कि आर और वाई दोनों लक्षणों के जीन अलग अलग गुणसूत्र पर होंगे। ये नियम तभी लागू होगा जब ये अलग अलग गुणसूत्रों पर है। जैसे यहां आर, एक और क्रोमोसोम आपने ड्रॉ किया, ये वाई, तो यहां आप देख सकते हैं आर जीन और वाई जीन दोनों ही अलग अलग गुणसूत्र पर है। तो इसी कंडीशन को आप कहेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन। आर और वाई एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि दोनों ही जीन अलग अलग गुणसूत्र पर है। याद करिए, आपको टेबल में बताया गया था कि मेंडल के सातों लक्षणों के जीन कहां उपस्थित है। तो आप देख सकते हैं सीड कलर का जीन और सीड शेप का जीन दोनों अलग अलग गुणसूत्रों पर मिलेंगे। एक मिलेगा क्रोमोसोम नंबर 1 पर, एक आपको मिल रहा है क्रोमोसोम नंबर 7 पर। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं यहां स्वतंत्र अपव्यवन है, क्योंकि जीन अलग अलग गुणसूत्र पर। जीन जब भी एक ही गुणसूत्र पर होगा तो ये तो साथ रहेंगे, हमेशा राउंड के साथ येलो आएगा। क्यों? दोनों साथ है, एक क्रोमोसोम पर है, जिसे कहा गया था सहलग्नता। जिसे कहा गया सहलग्नता, जो कि मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया है। वो मॉर्गन जेनेटिक्स में जो आप आगे डिस्कस करेंगे लिंकेज वगैरह, तो वहां आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और वहां ये पॉइंट दोबारा आपको रिकॉल करना होगा। तो अभी देखिए पॉइंट फिर से आइए। यहां हमने कहा मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस, दो लक्षण लेकर हम अध्ययन कर रहे हैं, दोनों लक्षणों के मध्य में कोई इंटरेक्शन नहीं। मेंडल ने कहा स्वतंत्र अपव्यवन, दोनों लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र है, पहला लक्षण दूसरे को या दूसरा लक्षण पहले को प्रभावित नहीं करता है। ये कंप्लीट। फिर हमने क्या कहा, ये लक्षण या ये नियम कब लागू होगा? ये नियम तभी लागू होगा जब दोनों लक्षणों के जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर हो। क्योंकि अगर जीन एक ही गुणसूत्र पर आ गए तो वो तो हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं सहलग्नता। और सहलग्नता एक तरह से स्वतंत्र अपव्यवन का अपवाद कहलाएगा। यहां पर देखिए अगला पॉइंट वही जो आपसे कहा गया, लिखा गया यहां, यदि जीन समान गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो वो सहलग्न हो जाते हैं और उनकी वंशागति एक साथ होती है। तो इस नियम का ये अपवाद है। तो अपवाद कौन हुआ यहां पे? सहलग्नता। क्लियर? प्रभाविता का अपवाद जैसे हमने बताया अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, वैसे यहां अपवाद है सहलग्नता, लिंकेज, जो कि आगे मॉर्गन की जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉर्गन जेनेटिक्स के,
बारे में पढ़ेंगे तो वहां आपको डिटेल बताया जाएगा ड्रोसोफिला को लेते हुए। तो अभी 4 रिजल्ट्स हो गए। पहला कारक, दूसरा प्रभाविता, तीसरा पृथक्करण और चौथा स्वतंत्र अपीवन। स्वतंत्र अपीवन बना है डायहाइब्रिड क्रॉस से। डायहाइब्रिड क्रॉस का एक ही रिजल्ट स्वतंत्र अपीवन, जो कहता है कि दोनों लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र है। स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। अपवाद हो जाएगा संलग्नता कब? यदि जीन एक ही गुणसूत्र पर आपको मिले तो उसे आपने यहां पर कहना है अपवाद। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां डायहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको देखने हैं। मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड दोनों एक्सप्लेन कर दिए गए। मोनो और डाई को मिला के कुल आपको मिले यहां पर 4 रिजल्ट, कारक, प्रभाविता, पृथक्करण, स्वतंत्र अपीवन। 4 रिजल्ट आपने बताया। रेशियो देखें, मोनोहाइब्रिड का 3:1, डायहाइब्रिड 9:3:3:1। अगर मोनोहाइब्रिड में जाइगोटिक कॉम्बिनेशन देखें 4, डायहाइब्रिड में बने 16। मोनोहाइब्रिड में 3 प्रकार के जीन प्रारूप मिले, डायहाइब्रिड में 9 प्रकार के जीन प्रारूप आपको मिले। मोनोहाइब्रिड से 3 रिजल्ट्स आए, डायहाइब्रिड से 1 रिजल्ट आपको मिला। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर हम देखें यहां काफी सिंपल। सबसे पहला एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 पीढ़ी में उन संततियों की प्रायिकता क्या होगी? उन संततियों की प्रायिकता क्या होगी जो पहला दोनों लक्षणों के लिए समयुग्मजी हो। आपको दे रखा है जो दोनों लक्षणों के लिए समयुग्मजी, वो आपको पता करना है। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए आप अपने नोट्स में या कॉपी में देख सकते हैं कि हमने पेरेंट लिए, क्रॉस कराया, राउंड येलो किससे क्रॉस हुआ था? रिंकल ग्रीन से, यही था। क्रॉस करने पे हमें F1 मिला, F1 डोमिनेंट, राउंड येलो आपको यहां पर देखने को मिले। F2 सेल्फिंग के द्वारा हमें मिले और सेल्फिंग के द्वारा ये 4 लक्षण प्रारूप बने थे 9:3:3:1 और ये 9 प्रकार के जीन प्रारूप आपको मिले थे। 4 लक्षण प्रारूप और 9 जीन प्रारूप, अगर आपको याद हो ये मिले थे, अनुपात ये था। अब आपसे क्या पूछा यहां पे कि जो दोनों लक्षणों के लिए समयुग्मजी हो, 2 लक्षण दोनों के लिए, ये यहां चेक करना है। समयुग्मजी जीन प्रारूप की बात कर रहा है। पहले पे आइए, क्या ये दोनों लक्षणों के लिए समयुग्मजी है? आंसर इज यस। राउंड और येलो ये दोनों के लिए समयुग्मजी है। कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y। तो एक तो ये हो गया। दूसरे में आए, क्या ये भी दोनों लक्षणों के लिए समयुग्मजी है? नो। ये देखिए ये विषम हो गया, तो ये काउंट नहीं कर सकते। तीसरा, दोनों के लिए समयुग्मजी नहीं, क्योंकि यहां भी हेट्रोजाइगस है। ये दोनों के लिए समयुग्मजी नहीं, क्योंकि ये तो दोनों के लिए ही विषम युग्मजी है। फिर आइए इधर, क्या ये दोनों के लिए समयुग्मजी है? यस, ये R और Y दोनों ही समयुग्मजी है। प्रभावी अप्रभावी से मतलब नहीं है, समयुग्मजी का है। हाँ, ये दोनों के लिए समयुग्मजी है। क्या ये दोनों के लिए समयुग्मजी है? नहीं, क्योंकि एक विषम युग्मजी आया। ये, हाँ, ये फिर से दोनों के लिए समयुग्मजी आपको मिलेगा एक और। ये भी नहीं है विषम युग्मजी। लास्ट वाला फिर अगर हम देखें तो ये भी दोनों के लिए समयुग्मजी है। तो दोनों लक्षणों के लिए समयुग्मजी हमें यहां कितने दिखाई दे रहे हैं? 1, 2, 3, 4। तो ये आपको दिखे 4, कितने में से? पूरे 16 कॉम्बिनेशन है। तो ये आपको मिलता है यहां पे 4/16। क्लियर स्टूडेंट? तो काफी इजी। यहां आप देख के बता सकते हैं कि दोनों जीनोटाइप या जो 2 लक्षण है, सीड कलर, सीड शेप, दोनों के लिए समयुग्मजी 4। अब अगले क्वेश्चन में देखें, इसमें दोनों लक्षणों के लिए विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस आपसे कहा गया, दोनों के लिए। अब हेट्रोजाइगस दोनों के लिए पहला होगा नहीं, क्योंकि पहला तो दोनों के लिए सम है। दूसरे में एक आप देख सकते हैं यहां पर हेट्रोजाइगस है, जबकि पूछा है दोनों के लिए। तीसरा, वो भी एक के लिए हेट्रोजाइगस है। चौथा, यस, ये अगर हम देखें चौथे को तो ये यहां पर आप देखिए दोनों के लिए हेट्रोजाइगस है। तो ये आपको मिल जाएगा यहां पे 4/16। तीसरा क्वेश्चन, एक लक्षण के लिए सम व दूसरे के लिए विषम। एक के लिए तो सम,
लेकिन दूसरे के लिए विषम युग्म है जी। अब वो आप खुद ही इसमें चेक करें कि एक के लिए तो आए सम और दूसरे के लिए विषम, वो आपको यहां पर कितने मिलते हैं। एक के लिए सम, दूसरे के लिए विषम। पहला, दोनों के लिए सम है, काउंट नहीं होगा। दूसरा, यस, एक के लिए सम, दूसरे के लिए विषम, ये आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। ये देखिए, दो ये हो गए, ये वाला काउंट होगा, यस, ये भी एक के लिए सम, दूसरे के लिए विषम, ये दो हो गए। ये दोनों के लिए ही विषम है, ये काउंट नहीं होगा। ये दोनों के लिए सम, काउंट नहीं करेंगे। ये एक के लिए सम, दूसरे के लिए विषम, ये काउंट हो गया। ये दोनों के लिए सम है, काउंट नहीं किया जाएगा। ये फिर एक के लिए सम, एक के लिए विषम, ये काउंट होगा। और लास्ट वाला दोनों के लिए सम है, इसलिए ये भी काउंट नहीं होगा। तो कुल आपको कितने मिल गए? एक लक्षण के लिए सम और दूसरे के लिए विषम 2, 4, 6, 8, ये आपको यहां दिखाई देंगे कुल 8 16 में से। तो ये आपको मिलने 16 में से 8 जो एक के लिए सम और दूसरे के लिए विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें यहीं पर, अब पूछा गया पैतृकों के समान फिनोटाइप, ये आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? पैतृकों के समान, पैतृक कौन थे? गोल पीला, झुर्रीदार हरा। फिनोटाइप पूछा है, जीनोटाइप नहीं, लक्षण प्रारूप की बात की जा रही है। तो पैतृक है गोल पीला और झुर्रीदार हरा, ये कितने दिख रहे हैं? ये यहां नहीं, इसमें देखेंगे क्योंकि ये फिनोटाइप, ये तो है जीनोटाइप, जीन प्रारूप। अब फिनोटाइप की बात की जा रही है, तो यहां अगर पैतृक देखिए गोल पीले कितने आ रहे हैं? 9। झुर्रीदार हरा ये कितना आया? 1। तो ये तो नए वाले हैं, पैतृक तो यही थे गोल पीले और झुर्रीदार हरा। हमने कहा भी था कि डायहाइब्रिड में 4 फिनोटाइप बने, 2 जन्मकीय और 2 नए, जबकि मोनोहाइब्रिड में कोई नया फिनोटाइप नहीं था। तो यहां अगर देखें पैतृक तो 9 और 1 10, टोटल आपको मिलते हैं यहां पे 10 16 में से। ये जन्मकीय लक्षण प्रारूप। अब अगला पूछा है पैतृकों के समान जीनोटाइप, जीनोटाइप ये जीन प्रारूप की बात कर रहा है। पैतृक वाले जीनोटाइप क्या थे? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये लिया था एक हमने, और एक रिसेसिव स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ये। तो ये भी कितने हुए? 2, ये आपको 2 दिख रहे हैं, तो 2 16 में से आपको यहां दिखाई देंगे। अब पूछा नया जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन, नए कितने बने? सीधी सी बात है, यहां देखें तो टोटल 16 है, ये आपने 2 हटा लिए पेरेंटल, तो बचे कितने आपके पास? 14। 14 ये सभी नए, ये पेरेंटल नहीं है, पेरेंटल तो यही था फर्स्ट और लास्ट, बाकी सब नए जीनोटिपिक मिल रहे हैं। अब नया फिनोटाइप कितने हैं? तो देख सकते हैं 9 और 1 10, ये तो पेरेंटल हो गए ये दोनों। अब ये कौन है? ये नए, तो नए कितने? 3 और 3 6, ये आपको मिलेंगे यहां पर 6। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर पूछा है F1 के समान फिनोटाइप वाले कितने? F1 के समान, अब F1 कौन था? गोल व पीला, ये आपसे पूछा गया है, तो गोल और पीले कितने मिल रहे हैं? 9, ये आपको यहां पे मिलेंगे 9। फिर F1 के जीनोटाइप के जैसे, ये F1 का जीनोटाइप दोनों हेटेरोजाइगस और दोनों हेटेरोजाइगस कितने? 4, ये आपको मिल रहा है। ये F1 ये बिल्कुल सेम है, ये दोनों आप देख सकते हैं, ये F1 के जीनोटाइप सेम, ये कितने मिले? 4 आपको मिल रहे हैं यहां पर 16 में से। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सिंपल से क्वेश्चन जो डायहाइब्रिड का चेकर बोर्ड बना है, डायहाइब्रिड से कितने रिजल्ट? 1। कौन सा? स्वतंत्र अपयूहन। डायहाइब्रिड का रेशियो 9:3:3:1। डायहाइब्रिड में कितने लक्षण प्रारूप? 4। कितने जीन प्रारूप? 9 जीन प्रारूप के प्रकार बने। फिर अगर हम देखें अपवाद इसका, तो वो आपने कहा संलग्नता, क्योंकि जीन एक ही गुणसूत्र पर मिलते हैं। फिर चेकर बोर्ड के अकॉर्डिंग हमने कहा कि डायहाइब्रिड के F2 में दोनों लक्षणों के लिए सम कितने मिले? 4। दोनों के लिए विषम कितने मिले? वो भी 4। सो स्टूडेंट्स, डायहाइब्रिड के क्वेश्चन प्रैक्टिस आप देख रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक और क्वेश्चन आपके सामने आपको दे रखा है, एक पादप का जीन प्रारूप, जीनोटाइप क्या दे रखा है? कैपिटल D स्मॉल d कैपिटल E स्मॉल e को दूसरे पादप से क्रॉस कराया गया जिसका जीनोटाइप कैपिटल D स्मॉल e है। निम्न जीनोटाइप वाले संततियों की प्रायिकता क्या होगी?
यानी कि अगर आप इन दोनों में क्रॉस कराते हैं तो ये जो तीन संतति आपसे पूछी गई है 1 2 3, इन तीनों संततियों के आने की प्रायिकता क्या होगी, एक एक आपको चेक करना है कि ये क्रॉस कराने पर पहले इसके संतति आने की क्या प्रायिकता होगी, फिर सेकंड की और फिर अगले तीसरे की प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्रॉस अगर हम कराते हैं इन दोनों में, जो क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों के मध्य आपको क्रॉस कराना है, और क्रॉस के लिए आप सभी जानते हैं इनमें आपको बनाने होंगे गैमेट युग्मक, और चेकर बोर्ड पे उसे अरेंज करके इनका फ्यूजन जैगोटिक कॉम्बिनेशन आप देखते हैं। तो सबसे पहला ये यहां आप चेक करें कि कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं, क्योंकि दो हेटेरोजाइगस है 2 की पावर 2, तो कुल 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। कौन कौन से आप फोक लाइन मेथड से बता सकते हैं, कैपिटल डी कैपिटल ई, कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई और स्मॉल डी स्मॉल ई। यहां ये 4 प्रकार के युग्मक आपको मिलने। अब इधर आए, इसमें कितने विषम युग्मजी, एक, डी विषम युग्मजी, ई होमोजाइगस सम युग्मजी। तो यहां कितने प्रकार के युग्मक, यहां आपको 2 प्रकार के युग्मक बनते हुए मिलेंगे, एक तो कैपिटल डी और एक स्मॉल डी स्मॉल डी। अब चेकर बोर्ड आपने प्रिपेयर किया, इनमें जाइगोटिक फ्यूजन करें तो फ्यूज करना जानते हैं, इस तरह से बना चेकर बोर्ड हमारा। अब इसमें आप देखिए सबसे पहली संतति कैपिटल डी स्मॉल ई कहां आपको दिख रहा है, पहला पूछा है, हाँ कैपिटल डी स्मॉल ई आपको दिखेगा एक, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, सेकेंड ये, तो ये आपको कितने मिल रहे हैं, 2। अगर पहले वाले की बात करें तो ये आपको मिले 2, कुल कितने में से, 8 में से। यहां पे पहली संतति आपको 2 मिली, कुल 8 जैगोटिक कॉम्बिनेशन, यानी प्रायिकता हुई 2/8 1/4 कह सकते हैं हम, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4। इसी तरह से सेकेंड को काउंट करेंगे और थर्ड को। यहीं पर एक और शॉर्टकट मेथड भी आपको मिल सकता है। शॉर्टकट मेथड अगर आप देखें यहां, तो यहां चेकर बोर्ड बनाए बिना भी आप अपना रिजल्ट ले सकते हैं। किस तरह से, देखिए आपको ये क्रॉस दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इस क्रॉस में सबसे पहली संतति की प्रायिकता अगर हम चेक करें, अभी हमने चेक किया था 1/4 हमें मिला भी चेकर बोर्ड के थ्रू, लेकिन डायरेक्ट एक और मेथड है यहां पर, उसमें किस तरह से, तो ध्यान से समझे। यहां पे प्रोबेबिलिटी, यहां शॉर्टकट मेथड के लिए आपको एक एक जीन को क्रॉस कराना है मोनोहाइब्रिड की तरह, मतलब एक बार में केवल एक की बात की जाए। जैसे डी कैपिटल डी स्मॉल डी, इसका क्रॉस होगा किससे, यहां इस कैपिटल डी स्मॉल डी से, डी और डी के मध्य हम क्रॉस करेंगे, और फिर ई और ई का क्रॉस। ई क्या दे रखा है, कैपिटल ई स्मॉल ई क्रॉस विद स्मॉल ई। तो देखिए पहले डी की अगर हम बात करें तो डी आपके सामने कैपिटल डी स्मॉल डी किससे क्रॉस होगा, कैपिटल डी स्मॉल डी, यही। तो आप समझते सभी ये मोनोहाइब्रिड की तरह यहां 2 प्रकार के युग्मक बने, एक कैपिटल डी स्मॉल डी और इधर भी 2 बनेंगे कैपिटल डी स्मॉल डी। अब चेकर बोर्ड अगर हम फिल करें तो कैपिटल डी स्मॉल डी और स्मॉल डी यही मिलना है। अब यहां पर सबसे पहली संतति पूछा है कैपिटल डी स्मॉल ई, इसे अगर हम यहां लिखें कैपिटल डी स्मॉल ई, इसकी प्रायिकता पूछी गई। तो कैपिटल डी स्मॉल डी देखिए कितने आपको मिल रहे हैं, 1 1 2, ये 2 मिले कितने में से, 4 में से, तो ये आपने लिखा 2/4। इसी तरह से अब आप आइए ई को चेक करना है, तो ई और ई का क्रॉस होगा। ई क्या दे रखा है आपको, कैपिटल ई स्मॉल ई किससे क्रॉस होगा, स्मॉल ई से, ये इस तरह से। तो यहां आप क्रॉस करें तो इधर 2 प्रकार के युग्मक कैपिटल ई स्मॉल ई, और यहां एक प्रकार का स्मॉल ई, तो फ्यूज किया कैपिटल ई स्मॉल ई, यही हमें मिलना है। अब यहां स्मॉल ई कितने मिले हमें, ओनली 1 आउट ऑफ 2, 1/2, सो 1/2, आंसर 2/8, यही हमें मिला था पहले वाले में 2/8, यानी कि 1/4।
तो ये पहले वाली की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। इसी तरह से अब दूसरा आइए, सेकेंड आपको क्या दे रखा है, कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, इसकी प्रायिकता पता करनी है। तो अब कैपिटल डी ये तो एक है 4 में से, ये आपने कह दिया 1/4, और दूसरा कैपिटल ई स्मॉल ई, ये 1 2 में से, ये 1/2, तो 1/8, इसकी प्रायिकता आपको मिलेगी 1/8। अब आइए थर्ड, तीसरा ये पूछा गया है कैपिटल डी और कैपिटल ई। तो कैपिटल डी ये तो कितने बनेंगे, 1/4, 1 बना 4 में से। कैपिटल ई, इस क्रॉस में कैपिटल ई नहीं बन सकता, नहीं मिल रहा हमें, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो तीसरे वाले की प्रायिकता 0, इस क्रॉस में तीसरे संतान इस जीन प्रारूप वाले आने की संभावना बिल्कुल 0 है। सेकंड में 1/8 और फर्स्ट में 2/8। तो ये आप बता रहे हैं यहां पे प्रोबेबिलिटी किस तरह से आप बता सकते हैं डायहाइब्रिड में, कि जब भी डायहाइब्रिड आपको दिया जाए, तो डायहाइब्रिड के या ट्राई टेट्रा कोई भी दिया जाए, उनमें पेरेंटल प्लांट के जीनोटाइप को क्रॉस कराएं। एक तरीका था चेकरबोर्ड बना के, और एक है ये शॉर्टकट मेथड, बिना चेकरबोर्ड बनाए डायरेक्टली आप एक एक जीन का क्रॉस करा के प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक और डायहाइब्रिड का प्रैक्टिस करें। ये भी उसी तरह का है जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया, या तो वही चेकरबोर्ड बनाए या डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करें। एक पादप का जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल एच कैपिटल जी स्मॉल जी है, को किसी दूसरे प्लांट से क्रॉस कराया गया और इसका जीन प्रारूप स्मॉल आर स्मॉल एच कैपिटल जी स्मॉल जी। इनके क्रॉस कराने पर आपसे पूछा है आपको कुल 800 संतानें यहां पर मिली, 800 संततियां यहां आपको मिल रही है। अब आपको बताना है इन निम्न जीनोटाइप वाले संततियों की संख्या क्या हुई। 3 संततियों का जीन प्रारूप दे दिया गया है, कुल 800 संतानें मिल रही है। इन 3 अलग अलग जीन प्रारूप वाले संतानों की संख्या बतानी है। यह भी बिल्कुल वैसा ही जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन आपने किया प्रायिकता की तरह, वहां डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी थी, यहां प्रायिकता की जगह नंबर बताने, कॉन्सेप्ट वही है। तो यहां भी इसे सॉल्व करने के 2 ऑप्शन है। एक तो वही आप चेकरबोर्ड बनाए कि आप देखिए पहले वाले में कितने 2 हेटेरोजाइगस से 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे, इधर 1 हेटेरोजाइगस से 2 बनेगा। फिर चेकरबोर्ड में अरेंज करके जाइगोट कॉम्बिनेशन आपको मिलेगी, उनमें इनको काउंट करें। तो ये काफी लेंदी लंबा प्रोसेस होगा, काफी समय आपका यहां पे खर्च होगा। तो इसलिए इसे भी शॉर्टकट मेथड से समझें कि कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन को आपने शॉर्टकट मेथड से समझा बिना चेकरबोर्ड के, वैसे ही इसे भी बिना चेकरबोर्ड के समझने का ट्राई करें। क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इनका क्रॉस हमें कराना है, ये लिखा हमने। अब इनके क्रॉस के लिए जैसा मैंने पहले कहा एक एक लेते हुए, सबसे पहले आप लीजिए आर, ये आर हमने लिया, आर का आर से क्रॉस होगा। तो आर देखिए आप यहां क्या दे रखा है, कैपिटल आर किससे क्रॉस होगा, स्मॉल आर से। तो आपको क्या मिलना है, केवल यही 100% हेटेरोजाइगस आर, विषम युग्म जी कैपिटल आर स्मॉल आर आपको मिलेंगे पहले केस में, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ये 100% यही मिलना है। अब आइए एच की बात करें तो क्या दे रखा है, कैपिटल एच क्रॉस विथ स्मॉल एच। तो यहां स्मॉल एच से तो एक ही प्रकार का युग्मक बनना है स्मॉल एच, यहां आपको 2 प्रकार के युग्मक मिले, यही तो यहां 2 ये जीन प्रारूप मिलने। कैपिटल एच स्मॉल एच की प्रोबेबिलिटी यहां होगी 1/2, ये भी होगा 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 है। अब आइए जी पर, जी दोनों जनक में हेटेरोजाइगस है, ये दोनों ही हेटेरोजाइगस है। अब इनका क्रॉस करें तो यहां भी 2 प्रकार के युग्मक, इससे ये 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, और इससे भी अगर आप देखें तो ये 2 प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, और ये चेकरबोर्ड आपको मिल रहा है। तो तीनों के अलग अलग क्रॉस करके हमने नोट कर लिया ताकि इजी रहे हमारे लिए। अब उसके बाद में पहली क्या पूछा है जीनोटाइप, कैपिटल आर स्मॉल एच कैपिटल जी बनने की प्रायिकता क्या होगी या संख्या। तो सबसे पहले आइए कैपिटल आर स्मॉल आर,
ये कितना है, ये तो एक ही है, 100% एक ही, सो 1 by 1 आपने नोट कर लिया, 1 by 1 इंटू, अब आइए स्मॉल एच स्मॉल एच, स्मॉल एच स्मॉल एच कितने हैं, ये आप देखिए एक बन रहा है, कितना, कितने में से, 2 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 by 2, या आपने लिखा 1 by 2। अब इसी तरह से आप आइए कैपिटल जी कैपिटल जी, कैपिटल जी की बात करें तो इधर है, जी का जी से जब हमने क्रॉस किया तो कैपिटल जी ये एक ही आपको दिख रहा है, लेकिन कुल कितने में से, 4 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 by 4 हमने नोट किया, 1 by 4, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा 1 by 8। नंबर के लिए इंटू 800 कर दिया, आंसर 100, यानी ये संतति हमें कितनी मिलेगी 100, 800 में से 100 आपको पहले जीन प्रारूप वाली संतानें मिली। इसी तरह से दूसरे पे आइए, कैपिटल आर कैपिटल एच कैपिटल जी स्मॉल जी। अब यहां सबसे पहले इसने पूछा कैपिटल आर, ये तो बन ही नहीं रहा है, 0 है, तो वैसे एक भी 0 आती है, अंडरस्टूड है, पूरा प्रोबेबिलिटी ओवरऑल 0 हो जाएगी, तो हमने डायरेक्टली कह सकते हैं आप 0। थर्ड में आप आइए, कैपिटल आर कैपिटल एच कैपिटल जी स्मॉल जी की प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले आर, कैपिटल आर स्मॉल आर कितने, एक है, 1 by 1 100%, सो 1 by 1। दूसरा कैपिटल एच स्मॉल एच, ये एक, कितने में से, 2 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 by 2। अब जी कैपिटल जी स्मॉल जी, यहां देख सकते हैं कैपिटल जी स्मॉल जी कितने हैं, एक और एक, ये 2, ये 2 कितने में से, 4 में से, तो जी के लिए लिखा हमने 2 by 4, तो ये ओवरऑल हुआ 2 by 8 इंटू 800 यानी 200। तो जो तीसरी है इसकी संख्या आपको मिलेगी 200 800 में से। क्लियर स्टूडेंट्स, तो एक काफी सिंपल जो क्वेश्चन आपको दिए गए, केवल आप शॉर्टकट मेथड से ट्राई करें सॉल्व करने के लिए। इनके पेरेंट्स के जीनोटाइप लिखें और एक एक जीन का क्रॉस कराएं।